सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने वाले हैं जो आधुनिक काल है उसी का जो एक भाग है भारतेंदु युग, उसके बारे में। क्योंकि आधुनिक काल है, आधुनिक काल उसको डॉक्टर नगेंद्र ने और अन्य इतिहासकारों ने कई भागों में या उप विभाग है उसके, उनमें विभाजित किया, जिनमें पहला उन्होंने भारतेंदु युग बोला, उसके बाद में जागरण सुधारण काल यानी द्विवेदी युग, उसके बाद ये छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी युग और नव प्रयोगवाद, और उसके बाद में नवलेखन। तो आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में, जो कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग की सीमा है 1850 से 1900। इसी युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी जो समय सीमा है वो मानी है 1843 से 1927 तक। यानी भारतेंदु युग है उसकी समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1843 से 1927 ईस्वी तक माना है। भारतेंदु युग है उसका नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। यानी भारतेंदु युग है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही माना गया है। इस युग में यानी भारतेंदु युग में पद्य जो काव्य है उसकी रचना के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, और गद्य जो काव्य है, गद्य काव्य, उसके लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होता था। यानी इस भारतेंदु युग में ब्रज भाषा और खड़ी बोली उन दोनों का प्रयोग होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पद्य की काव्य रचनाएं में उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ और धीरे धीरे गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा। यानी भारतेंदु युग है उसका एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल, और ये पुनर्जागरण काल कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि रीतिकाल में जो हिंदी साहित्य लिखा गया उसमें केवल दरबारी संस्कृति काव्य बनकर ही रह गया था। उस समय जो साहित्य लिखा गया वो केवल और केवल जो राजा थे उसके दरबार में जो कवि और लेखक रहते थे वो उन्हीं दरबारी साहित्य का चित्रण करते थे। लेकिन भारतेंदु युग में पुनः जन काव्य यानी आम व्यक्ति का काव्य बनने लगा। इस कारण हिंदी में जो भारतेंदु युग है उसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां क्या है, देखिए। इसमें राष्ट्रीयता की भावना है। इस जो भारतेंदु युग है उसमें राष्ट्रीयता की विचारधारा है वो खूब पनपी। इसमें कुछ रचनाएं हैं जैसे हमारा उत्तम भारत देश, ये जो कविता है ये राधाचरण गोस्वामी जी की है। और इसी तरह भारतेंदु की कुछ पंक्तियां जैसे भीतर भीतर सब रस चूसे, ये जो अंग्रेजी राज है जो भारत में उन्होंने भारतवासियों को गुलाम कर रखा था, तो उस तरह का जो उस समय का चित्रण था उसको उन्होंने बखूबी निभाया है और बताने का प्रयास किया कि भीतर भीतर सब रस चूसे, ये अंग्रेज़ जो सरकार है या अंग्रेजी राज्य है उसकी विभीषणता का वर्णन है भारतेंदु ने किया। उस समय की समाज की दुर्दशा का चित्रण भी भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता है, जिसमें भारत दुर्दशा न देखी जाए, ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। इसमें श्रृंगारिकता का वर्णन भी खूब हुआ है। तो देखिए भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता में राष्ट्रीयता की भावना है, समाज की दुर्दशा का चित्रण भी है और श्रृंगारिकता है, उसको भी इस युग में विशेष तौर पर साहित्य में लिखा गया है। लेकिन इसमें जो श्रृंगारिकता है भारतीय युग के कवि है उसकी श्रृंगारिकता है वो श्रृंगारिकता मर्यादित अभिव्यक्ति की गई है उस श्रृंगारिकता की। जैसे रीतिकाल जो समय था उसमें श्रृंगारिकता थी, उसमें नक्सिक वर्णन, नायिका भेद चित्रण, इस तरह की जो चित्रण था वो खूब किया गया था। लेकिन भारतेंदु युग में जो श्रृंगारिकता का चित्रण है वो मर्यादित चित्रण किया गया है। उसके बाद में बात करें भक्ति भावना, तो भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में भी दीक्षित थे। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है जैसे मेरो तो साधन एक ही है जग नंद लाला वर्ष भानु दुलारी। यानी हम ये यूँ कहें कि भारतेंदु युग है उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी है, समाज की दुर्दशा का चित्रण भी है, श्रृंगारिकता का वर्णन भी है। लेकिन जो श्रृंगारिकता रीतिकाल में थी वैसा उसमें
खुलापन नहीं है, भक्ति भावना है और प्रकृति चित्रण भी है। जैसे इसमें यमुना जो नदी है उसका वर्णन किया गया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, झुके फूल झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाय। ये भारतेंदु जी ने खुद लिखा है। उसके बाद में इसके अंदर हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। जैसे अंधेर नगरी एक नाटक लिखा गया है जो 1881 में लिखा गया था। इसमें कुछ पंक्तियाँ जैसे चूर्ण साहब लोग जो खात सारा हिंद हजम कर जात, इस तरह की व्यंग्य की प्रधानता भी इस युग की प्रमुख विशेषता रही है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समस्या पूर्ति। इस भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समस्या पूर्ति। क्या होता था कि इसमें कोई भी एक समस्या के लिए, या यूं कहें कि उन कवियों को जांचने के लिए, परखने के लिए, जो बड़े कवि होते थे वो एक रचना है उसको लिख के, एक लाइन लिख के उसको अधूरा छोड़ दिया जाता था और उसको पूरा करने के लिए कहा जाता था। यानी समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिया जाता था वे श्रृंगार से संबंधित भी होते थे। जैसे कानपुर की एक संस्था थी रसिक समाज, उसमें एक बार समस्या की पूर्ति के लिए पंक्ति दी गई, पपीहा जब पूछे पीव कहाँ। अब ये पंक्ति देके अधूरी छोड़ देते थे डैश डैश करके, उसके आगे इसको पूरा करना होता था। तब इसी पंक्ति को पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस प्रकार पूरा किया कि बन बेटी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही न हाँ, तुम ही मनुहारी के हारी परी, सखियान की कौन चलाई तहाँ। इस तरह से ये समस्या पूर्ति इस युग की प्रमुख विशेषता थी। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है क्योंकि पद्य की जो रचनाएं हैं उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। हाँ, गद्य में कहीं कहीं खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, तो गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग है, लेकिन जो पद्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो भारतेंदु युग में सबसे ज़्यादा जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें मुक्त काव्य की प्रधानता है, यानी जो काव्य लिखा गया है तो उसमें मुक्त काव्य लिखा गया है। और इसमें मुक्त काव्य है उसमें जो यानी भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता में एक तो प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्त काव्य होता है। तो मुक्त काव्य है वो इस युग की प्रमुख विशेषता है। इसमें प्रबंध काव्य नहीं, न के बराबर है, वैसे तो है लेकिन न के बराबर माने, जो मुक्त काव्य है उसकी प्रधानता रही है। उसके बाद में छंदों की विविधता, यानी इस युग की सबसे बड़ी विशेषता माने ये छंदों की विविधता है। यानी छंद है जैसे दोहा है, चौपाई है, कुंडलियाँ हैं, रोला है, सवैया है, हरिगीतिका है, कवित है, इन छंदों का प्रयोग इसमें खूब हुआ है। तो छंदों की विविधता रही है इस युग में, यानी भारतेंदु युग में। सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अब भारतेंदु युग के प्रमुख जो कवि है उसमें हम बात करें, जैसे सबसे पहले बड़े कवि हुए हैं बालकृष्ण भट्ट, तो इसको याद कर लीजिए। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 ईस्वी तक इनका समय सीमा है। उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी तक। उसके बाद में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लेकिन उनसे पहले एक लाला श्री निवास दास है, उसकी बात करते हैं जो 1851 से 1887 तक। देखिए क्रम वाइज हो जाएगा, जब भी तो आपसे पूछा जाए कि बड़े से छोटे क्रम में लिखें तो आप इस तरह से याद करिए। बालकृष्ण भट्ट को पहले याद करें 1844 से 1914 तक। उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी तक। उसके बाद में लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887 तक। उसके बाद में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी अब्र नाम से लिखते थे, 1855 से 1923 तक। फिर प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी। फिर ठाकुर जगमोहन 1857 से 1899 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी। उसके बाद में राधाचरण गोस्वामी 1858 से 1925। राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 और बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907। देखिए 1844 पहले, उसके बाद 1850 के बाद में देखिए 51 के बाद में
55 से शुरुआत होती है। 55, फिर 56, फिर 57, फिर 58, फिर 65, फिर 65। तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा। और बहुत बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का प्रमुख कवि नहीं है या कौन सा कवि है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से सारणी है वो तैयार करनी है। इसमें पहले कवि जो हमने लिया बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 1844 में, मृत्यु 1914 ईस्वी में। इन्होंने एक हिंदी साहित्य की जो परिभाषा दी है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। जो साहित्य है उसे ये कहते हैं जन समूह के हृदय का विकास। जो साहित्य है उसे उन्होंने कहा है जन समूह के हृदय का विकास। यानी साहित्य की परिभाषा उन्होंने दी है जन समूह के हृदय का विकास। ये कहने वाले कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये भारतेंदु मंडल के जो कवि है उनमें सबसे वरिष्ठतम कवि है, यानी सबसे बड़े कवि है वो बालकृष्ण भट्ट है। इन्होंने 1877 में हिंदी प्रतीप नामक एक पत्र निकाला था, जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित इसका होता था। और उन्होंने इस जो हिंदी प्रतीप है इसका 33 वर्षों तक प्रकाशन किया। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतीप जो 1877 में उन्होंने ये पत्र निकाला इलाहाबाद से, इसका प्रकाशन 33 वर्षों तक इन्होंने किया। और हिंदी प्रतीप जो पत्र है इसके मुख्य पृष्ठ पर एक वाक्य लिखा होता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भरे। कई बार ये लाइन भी आती है कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भरे। ये किस पत्र के मुख्य पृष्ठ का वाक्य है? तो ये है हिंदी प्रतीप। उसके बाद में एक और इनकी पत्रिका थी प्रेम पुंज, इसका संपादन भी उन्होंने किया। भाव और मनोविकार से हिंदी में जो निबंध लिखे गए शुक्ल जी से पहले, वो बालकृष्ण भट्ट ने लिखे थे। उसके बाद में तो शुक्ल जी का खूब नाम है। भाव और मनोविकार से संबंधित जो निबंध लिखे गए हैं वो शुक्ल जी के बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। लेकिन शुक्ल जी से पहले उन्होंने भाव और मनोविकार पर निबंध लिखे, वो लिखे बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट हैं, इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है, एक तो 1881 में उन्होंने एक आलोचना लिखी थी वेदों की, और एक 1886 में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना उन्होंने की थी हिंदी प्रदीप में। उससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली 1881 और 1886 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें कलिराज की सभा, बाल विवाह है, नूतन ब्रह्मचारी जो कि 1887 में लिखा गया इनका उपन्यास है, 100 अजान एक सुजान 1892 में लिखा गया इनका उपन्यास है, और चंद्रसेन रहस्य कथा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कलिराज की सभा, बाल विवाह, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, चंद्रसेन रहस्य कथा। इनके बाद में पढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। ये रसा उपनाम से भी लिखते थे। इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 1885 में हुई। तो देखिए ये 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया था, लेकिन इन्होंने इस छोटी सी उम्र में हिंदी साहित्य को गौरवान्वित महसूस करवा दिया कि इनका साहित्य बहुत बड़ा है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास है, जिन्होंने एक नहुस नाटक है वो लिखा। गोपाल चंद्र गिरधर दास, इनका जो मूल नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र है, और जो भारतेंदु है ये इनकी उपाधि है। और ये उपाधि भारत प्लस इंदु अर्थात भारत का चंद्रमा, ये उपाधि उन्होंने 1880 ईस्वी में पत्रकारों और साहित्यकारों द्वारा प्रदान की गई। यानी जो भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को वो 1880 में दी गई पत्रकारों और साहित्यकारों द्वारा, और ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। भारतेंदु को हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्हें हिंदी गद्य के जनक भी कहा जाता है। ये रसा उपनाम से उर्दू में लिखते थे और उनका मुख्य व्यवसाय है वह था पत्रकारिता। तो इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा योगदान देकर एक अमर रचनाएं कर दी। देखिए इनमें 3 जो पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी। तो तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण हैं, तीनों आपको अच्छी तरह से याद करनी है। कवि वचन सुधा जो कि 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था,
कवि वचन सुधा का 1868 में काशी से प्रकाशित। ये नहीं, ये तीनों पत्रिकाएं वो काशी से या बनारस से, यूँ कहें कि काशी और बनारस एक ही बात है, काशी बनारस से प्रकाशित होती थी। ये कवि वचन सुधा मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों तरह की पत्रिका थी। उसके बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका जो कि 1873 में काशी से प्रकाशित हुई, ये मासिक पत्रिका थी और यह पत्रिका 8 अंकों तक हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से रही। हरिश्चंद्र चंद्रिका है, इससे पहले इसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। थोड़ा वो देख लेता हूँ मैं, क्योंकि हरिश्चंद्र चंद्रिका है वो तो 9वें अंक में इसका नाम बदल कर रखा गया था और इसका पहला नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। पहले नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन, 8 अंक तक वो यही नाम रहा, हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके बाद में 9वें अंक में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो कि 1873 में इसका प्रकाशन हुआ था काशी बनारस से। देखिए 9वें अंक में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य है या हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप मिलता है, वो सबसे पहले कहाँ मिलता है, कौन सी पत्रिका में मिलता है, तो ये है हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो वहाँ ऑप्शन होता है सरस्वती पत्रिका का, तो हमें लगता है सरस्वती पत्रिका ही सब कुछ है, तो वहाँ हम सरस्वती पत्रिका कर देते हैं। तो कौन सा आना चाहिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही हुआ था ऐसा। उसके बाद तीसरी इनकी पत्रिका है बालाबोधनी, 1874 ईस्वी में बालाबोधनी, ये भी काशी और बनारस से प्रकाशित होती थी। यह पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित है, स्त्री शिक्षा। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सी पत्रिका है भारत हिंदू की जो स्त्री शिक्षा से संबंधित है, तो बालाबोधनी। किस पत्रिका में कहा गया कि ठीक गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में हुआ था, तो ये है हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका में। इनकी कुल रचनाएं हैं वो 175 के लगभग है, यानी भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र की कुल जो रचनाएं हैं उन्होंने 175 के लगभग लिखी है। इनमें से जो काव्य ग्रंथ है उनकी संख्या 70 है। 70 में से देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद जो कि लावणी शैली में लिखा गया है, वर्षा विनोद 1880 में। उसके अंदर गीत गोविंदानंदन, वेणुगीति, मधु मुकुल, भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, बकरी विलाप, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। तो इनकी 2 रचनाएं दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली में लिखी गई रचना है, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। उसके बाद में बंदर सभा, और बंदर सभा जो इनकी रचना है, बंदर सभा ये पेरोड़ी में लिखी गई है। ये काव्य की शैलियाँ हैं शापा, पेरोड़ी और लावणी। उसके बाद में इनकी प्रमुख रचना में उत्तरार्ध भक्तमाल। देखिए उत्तरार्ध भक्तमाल एक सीधी भक्तमाल है, वो तो नाभादास की है, और नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की है, और उत्तर भक्तमाल भारत हिंदू हरिश्चंद्र की है। तो भक्तमाल से भी 3 रचनाएं हैं, इनको आप याद करें, भक्तमाल नाभादास, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, और उत्तरार्ध भक्तमाल ये है भारत हिंदू हरिश्चंद्र। इसके बाद मोह दिखावनी, रामलीला, दान लीला, तनम्य लीला, वैशाख महात्म्य, प्रेमा श्रु वर्षण, संस्कृत लावणी, उर्दू का स्यापा, ये स्यापा शैली में है, मूक प्रश्न, नए ज़माने की मुकरी, ये मुकरिया शैली में है, मुकरी शैली में, भारत भिक्षा दी। उसके बाद में श्री पंचमी, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, विजय वल्लरी, विजय वैजयंती, ये भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई रचना है, विजय वैजयंती, निवेदक पंचंक, भीष्म शतव्राज, श्रीनाथ स्तुति, जातीय संगीत, सुमनो अंजलि और होली। भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने पेरोड़ी, शापा, गाली, लावणी,
मुकरी आदि शैलियों में अपनी जो कविताएं हैं वो लिखी है। इनके जो प्रमुख उपन्यास है जिसमें हमीर हठ, सुलोचना, रामलीला, शीलवती और सावित्री चरित्र, और इनके प्रमुख जो निबंध है इसमें कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, सबे जाति, गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय और जयदेव। उसके बाद अंग्रेज, स्तोत्र, कश्मीर, कुसुम, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, लेवी लेवी, प्राण लेवी और स्वर्ग में विचार सभा का आयोजन। ये जो निबंध है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। उसके बाद में इनके यात्रा संस्मरण है जिसमें सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। इनकी नाट्य रचनाएं हैं वो कुल 17 नाटक उन्होंने लिखे हैं, उसमें से 8 अनुदित है और 9 मौलिक है। देखिए ऐसे अनुदित, ऐसे 8 नाटक, 8 और 8 क्या है, अनुदित है। अनुदित मतलब उन्होंने अनुवाद किया है, जैसे कोई संस्कृत भाषा में है तो उसको हिंदी में लिखा है। ये अनुदित 8 नाटक है जिसमें विद्या सुंदर 1868 में लिखा गया। यह नाटक संस्कृत का चोर 85 का जो नाटक है उसका अनुवाद है, चोर 85 का। उसके बाद रत्नावली 1868, ये संस्कृत का नाटिका है रत्नावली, उसी का रूपांतरण है। फिर है पाखंड विडंबन 1872 में लिखा गया। ये संस्कृत का एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, जो कि कृष्ण मिश्र का है लिखा हुआ। इसी नाटक का अनुवाद है पाखंड विडंबन। फिर है धनंजय विजय जो 1873 में लिखा गया। ये भी धनंजय विजय कांचन कवि का एक नाटक है। धनंजय विजय कांचन कवि का नाटक है संस्कृत का, उसका अनुवाद उन्होंने धनंजय विजय नाम से किया है 1873 में। उसके बाद कर्पूर मंजरी 1875 में। ये षटक श्रेणी का संस्कृत का नाटक है कांचन कवि का कर्पूर मंजरी, उसका अनुवाद भी कर्पूर मंजरी से 1875 में किया है। भारत जननी 1870 में। यह गीति नाट्य है संस्कृत का, उससे अनुवाद किया गया है भारत जननी। मुद्रा राक्षस 1878 में लिखा गया। इसका ये संस्कृत का एक नाटक है विशाख दत्त नाम से, उसका हिंदी अनुवाद है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त जिन्होंने संस्कृत नाटक लिखा था उसका अनुवाद है मुद्रा राक्षस। दुर्लभ बंधु ये जो नाटक है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो अंग्रेजी नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर का नाटक है, उसी का हिंदी अनुवाद करके लिखा गया है दुर्लभ बंधु। तो कई बार तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नाटक किस नाटक का अनुवाद है। जैसे धनंजय विजय पूछे तो धनंजय विजय नाटक संस्कृत का है, उसका अनुवाद है। जैसे ये पूछे, बहुत बार ये पूछा गया है दुर्लभ बंधु जो नाटक है वो किस अंग्रेजी नाटक का अनुवाद है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का नाटक है, उसका अनुवाद है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुदित जो 8 नाटक है इसमें से कौन सा नाटक है जो अनुदित नहीं है, तो उसमें एक मौलिक नाटक है उसको लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। तो आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है कि अनुदित कौन से हैं और मौलिक कौन से हैं। मौलिक नाटक है उसकी संख्या 9 है, जिसमें वैदिक हिंसा न भवति 1873 में लिखा गया। यह एक प्रहसन है, यानी नाटक भी कई शैलियों में लिखे जाते हैं। तो ये प्रहसन शैली का नाटक है वैदिक हिंसा न भवति। इसमें पाशु बलि है, पशुओं का जो बलि करते हैं उसका विरोध किया गया इसमें। तो वैदिक हिंसा न भवति 1873 में लिखा गया। इनका एक मौलिक नाटक है जो कि एक प्रहसन है। उसके अंदर सत्य हरिश्चंद्र 1875 में लिखा गया। यह असत्य प्रसत्य की विजय का वर्णन है इसमें। प्रेम जोगिनी 1875 में लिखा गया एक नाटिका है जिसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया है। इसके बाद में श्री चंद्रावली नाटिका है जो कि 1876 में लिखा गया, 76 में। उसमें प्रेम और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद विशेष्य विस्मोध्य 1876 में लिखा गया एक भाण है, यानी नाटक का एक रूप है भाण। इसमें देसी राजाओं के कुचक्र परिस्थिति का वर्णन किया गया है। उसके बाद भारत दुर्दशा जो कि 1880 में लिखा गया नाट्य रासक है। इसमें प्रतंत्र भारत की दशा का वर्णन किया गया है, अंग्रेजी राज्य में भारत की कैसी दशा है। और यह जो नाटक है वो प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है भारत दुर्दशा, जो कि संस्कृत का एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय।
उसी का प्रतीक के रूप में यहाँ भारत दुर्दशा लिखा गया है। नील देवी ये 1881 में लिखा गया गीति रूपक है। इसमें पंजाब के एक हिंदू राजा है, उस पर मुसलमानों की चढ़ाई है, उसका ऐतिहासिक वर्णन है और मेन बात यह है कि इसमें भारतीय आदर्श नारी की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है नील देवी में। उनका एक और नाटक है अंधेर नगरी जो कि 1881 में लिखा गया। यह एक प्रहसन है जिसमें 6 दृश्य है और इसके अंदर भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। यानी ये प्रहसन है और व्यंग्य नाटक है जिसमें 6 दृश्य है। अंधेर नगरी 1881 में लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। इसके बाद में सती प्रताप 1883 में लिखा गया गीति रूपक या अधूरा नाटक कह सकती हैं। सती प्रताप जो नाटक है वो इनका एक गीति रूपक नाटक है जो कि अधूरा नाटक है। इसे पूरा किया गया राधा कृष्ण दास द्वारा। अब भारतेंदु के बारे में कुछ और बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ये 11 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। जब ये 15 वर्ष के थे तब जब इनका परिवार जगन्नाथ जी के लिए जा रहे थे तो उस यात्रा में उनका परिचय बंगला जो साहित्य है उससे हुआ, बंगला साहित्य से, और उन्होंने बंगला साहित्य से खूब सीखा। ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। ये प्रश्न हम अभी तक 3 बार पढ़ चुके हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने कविता वर्धनी सभा की स्थापना की और ये कविता वर्धनी सभा है वो हमने पहले बात कर ली है कि ये जो सभा है ये हिंदी लेखकों की समस्या का समाधान के लिए समस्या पूर्ति करती है। यानी इसमें एक जो कविता वर्धनी सभा है वो एक लाइन लिख देती थी और इस लाइन को पूरा करना होता था। तो कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। इनके द्वारा 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की गई। तदीय समाज की स्थापना की गई और 1873 में एक और बात आती है जो कि इनकी जो पत्रिका है 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसको पहले हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से 8 अंकों में प्रकाशित थी। तो उसमें क्या कहा गया था 1873 में कि हिंदी का ठीक परिष्कृत रूप सबसे पहले सर्वप्रथम हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ, यानी 1873 की बात है वो भी। उसके बाद इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। राष्ट्रभाषा की प्रशंसा में ये लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यानी हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसकी महत्ता क्या है उसी का वर्णन किया गया है। उसके बाद में उन्होंने चूर्ण साहब लोग जो खाते सारा हिंद हजम कर जात, ये इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद में इन्होंने लिखा है हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। उसके बाद में तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये जो श्रृंगारिकता का वर्णन या यूँ कहे कि जो प्रकृति चित्रण है उसमें यमुना नदी है उसका वर्णन किया है उन्होंने। उसके बाद में भीतर भीतर सब रस चूसे बाहर बाहर तन मन मूसे, ये जो अंग्रेज़ है जो अंग्रेजी राज्य था उसका वर्णन इसमें किया गया है। 3 बुलावे 13 आवे निज निज विपदा रोए सुनावे, आंखें फूटी भरा न पेट क्यों सखी साजन नहीं ग्रेजुएट। देखिए इसमें जो हमारी बेरोजगारी है उसको उन्होंने चंद लाइनों में व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि 3 बुलावे 13 आवे निज निज विपदा रोए सुनाए, आंखें फूटी भरा न पेट क्यों सखी साजन नहीं ग्रेजुएट। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया और स्वयं साहित्य के युग प्रवर्तक बने। ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भारतेंदु युग से संबंधित था। भारतेंदु युग कहाँ से शुरुआत हुई, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या है और भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है, उसमें हमने 2 ही कवि के बारे में पढ़ा है, बालकृष्ण भट्ट और दूसरे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। उसके बाद में आगे की वीडियो में आगे के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रही, मस्त रही। जय हिंद, जय भारत।